आप सभी को नमस्कार। मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके एक बेहद परिचित, बेहद लोकप्रिय स्तंभ रचनाकार द्वारा रचना पाठ के अंतर्गत आज हम लोग चर्चित कथाकार, व्यंग्यकार संतोष दीक्षित जी को सुनेंगे। वे अपने हालिया प्रकाशित उपन्यास बैल की आंख से कुछ अंशों का पाठ करेंगे। वे इस कृति को लेकर अपना लेखकीय वक्तव्य भी देंगे। कोई कृति, कोई उपन्यास कैसे संभव होता है, उसकी अपनी रचना प्रक्रिया क्या रही, इसकी भी बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस उपन्यास बैल की आंख से पहले उनके 3 और उपन्यास प्रकाशित हैं। कैलेडोस्कोप वर्ष 2010 में, घर बदर 2020 में और बगलगीर 2022 में। मतलब यह कि इन कुछ एक वर्षों में संतोष दीक्षित जी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे सामने आए। यद्यपि लिखने की जो जद्दोजहद है उसकी अपनी कहानियां होती हैं और अंततः किसी कृति के प्रकाशन की अपनी कहानियां, तो उसको लेकर भी हम उनसे सुनेंगे। अगर हम उनके कहानी संग्रहों की बात करें, कुछ और पीछे जाएं, तो 1997 में 1997 में उनका कहानी संग्रह आखेट आता है। 2001 में शहर में लक्ष्मणिया, 2004 में ललस, 2008 में ईश्वर का जासूस और 2014 में धूप में सीधी सड़क। वे जब तब व्यंग्य भी लिखते रहे हैं और व्यंग्य के भी कई संग्रह हैं। उन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिल चुका है और बिहार के कथाकारों पर केंद्रित एक कथा संग्रह कथा विहार उनके संपादन में आ चुका है। उनका जन्म भागलपुर बिहार में हुआ और वर्तमान में वे पटना सिटी पटना में रह रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। संतोष जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार आप जी, और इस नए उपन्यास के प्रकाशन के लिए आपको हमारी पूरी टीम की ओर से, तमाम देखने सुनने वालों की ओर से हार्दिक बधाई बैल की आंख के लिए। बहुत धन्यवाद आपका अर्पण जी। और आज आपके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, जो आज आप एक सेतु बने इस उपन्यास और जो हमारे सुनने वाले जो हैं उनके बीच। जिस तरह से आप आए हैं और जिस तरह से ये चीजें अभी सामने आएंगी, इसके लिए बहुत धन्यवाद भी आपको। जी, और मित्रों, किसी कृति के नामकरण की भी अपनी एक रोचक कहानी होती है। इस उपन्यास संतोष दीक्षित जी के इस चौथे उपन्यास के नामकरण की भी अपनी कहानी है। उसके कुछ एक संदर्भ हैं, हम स्वयं उन्हीं से सुनेंगे। और एक बात यह भी कि यह संदर्भ हमारे एक ऐसे पुरखे साहित्यकार के साथ भी जोड़ता है जिसे भी विस्तार से हम संतोष जी से ही सुनेंगे। मेरा इशारा रांगे राघव जी की ओर है, जिनकी जन्म शताब्दी भी हम मना रहे हैं। तो वह प्रसंग क्या है जी, आप कहें। जी, वो जो नायक है इस उपन्यास का, तो वो एक पशु चिकित्सक है। और मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य में
पशु चिकित्सक को नायक के रूप में एक आने का, मतलब इस तरह से इंट्रोड्यूस करने का, यह मेरा पहला प्रयास है, मेरा अपना प्रयास है। मैंने इसके पहले कभी किसी उपन्यास में ऐसा नहीं देखा, आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। राग दरबारी पढ़ते हुए मुझे उसमें एक पंक्ति आती है, जब वो श्री लाल शुक्ल जी जब गांव के बारे में जब वर्णन करते हैं, तो उसमें एक पंक्ति में वो एक पशु चिकित्सक का भी एक मतलब अस्पताल है, इसके बारे में जिक्र करते हैं एक पंक्ति में। तो संयोग से इस उपन्यास में आपको राग दरबारी के भी कुछ जो फ्रेग्रेंस हैं, एक खुशबू आपको थोड़ी सी इसमें झलकेगी, मिलेगी, नजर आएगी। मैला आंचल उपन्यास में भी आप देखें तो डॉक्टर प्रशांत के रूप में रेणु जी ने एक चिकित्सक को वहां रखा है। तो ये तमाम चीजें मेरे दिमाग में थी, और एक जो मेरा ये पेशा था, तो मुझ पर बहुत दबाव भी था, बहुत से लोगों का, बहुत से मेरे मित्रों का, कि अपने पेशे को लेकर के भी एक उपन्यास आप लिखें, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में जो मैं बहुत ज्यादा रहा हूं और मैंने काम किया है, और बहुत हाल फिलहाल तक, और मैं बराबर जाता रहा हूं। यहाँ मैं यह भी बतला दूं कि मेरा अपना कोई उस तरह का गांव बिहार में नहीं है। मैं एक डायस्पोरा की तरह एक प्रवासी हूँ बिहार में। हमारे पुरखे आके बिहार में बसे, और भागलपुर में मेरे दादाजी वगैरह रहे, पिताजी रहे, तो वहीं मेरा जन्म हुआ। फिर पिताजी की नौकरी पटना आई, तो हम लोग यहाँ आके रह गए। तो गांव मेरा कोई निजी गांव, कोई अपना उस तरह का है नहीं, लेकिन उसके बावजूद गांव के प्रति जो एक ललक होती है, वो मेरे अंदर, चूंकि ये अभाव था मेरे जीवन का, तो ये बहुत ज्यादा ये थी। और मैं ग्रामीण इलाके में जाना, वहां रहना, वहां के लोगों से मिलना, वहां के यथार्थ को समझना, वहां के जो जातीय समीकरण है, वहां के जो लोगों की जिस तरह के वो उनका जो स्वभाव है, जो उनका खिलंदरापन है, जो उनकी राजनीति है, वो तमाम चीजें मैंने बहुत नजदीक से देखी है, बार बार, और इस उपन्यास को रचते हुए भी देखी है। अभी अर्पण जी ने जो कहा कि उपन्यास का नामकरण मैंने क्यों किया, तो ये जो नायक है, उसकी आंख जो है वो बहुत खूबसूरत है। और मैंने सुना था राजेंद्र यादव जी के मुंह से, उन्होंने एक बार एक संस्मरण सुनाया था पटना में, तो उन्होंने कहा था कि रांगे राघव जो थे, तो उनकी आंख भी बहुत खूबसूरत थी। और किसी महिला ने एक बार उनको कहा था कि आपकी आंखें, ग्रामीण महिला ने ही, कि बैल की तरह खूबसूरत है। तो चूंकि यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो उनको याद करते हुए मैंने सोचा कि इस उपन्यास का नामकरण भी मैं बैल की आंख रखूं, जो बहुत संदर्भित भी है। इस पूरे उपन्यास के जो जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उससे बहुत संदर्भित भी है। जी। और तो हाँ, एक प्रसंग जो और इस उपन्यास के नामकरण को ही लेकर है कि कैसे, जब आपसे चर्चा हो रही थी संतोष जी से, कि कैसे एक सुंदर दृष्टि से संसार को, जी, गांव को, उसकी अपनी जो उसमें कुरूपताएं हैं, जो उसके अपने जो खुरदुरे यथार्थ हैं, उसको भी देखने की कोशिश है इस उपन्यास में। तो इसको भी थोड़ा सा खोलें पाठकों के लिए, क्योंकि यह उपन्यास नया है, तो कई लोग इसकी कथा को भी समझना चाहेंगे। जी। कथा तो देखिए उस तरह से मतलब समझा पाना, या उसका, इसमें कोई इस तरह की कथा नहीं है कोई जो एक किसी प्रस्थान बिंदु से शुरू हो और एक दूसरे प्रस्थान बिंदु पे जाके समाप्त हो जाए। इसलिए मैंने इस नायक को एक पशु चिकित्सक के रूप में रखा है कि उसका जो उस पूरे इलाके में जो उसका मूवमेंट है, वो कहानी उस मूवमेंट के साथ साथ चलती है। इस नाते एक जो बड़ा परिदृश्य है उस ग्रामीण इलाके का, जिसमें केवल गांव का जनजीवन ही नहीं, वहां का कृषि, और खास करके वहां जो पशुपालन के जो संदर्भ है, आज जिस तरह से गांव में पशुपालन भी एक रोजगार के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है, तो ये तमाम चीजें भी आती हैं। और जो सरकारी महकमे हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, वो, और ये किस तरह से मैंने उन तमाम जड़ों को खोजने की कोशिश की है, जहां ग्रामीण गांव के विकास की जो संदर्भ है,
उन उन जड़ों को मैंने कोशिश की है कि मैं वहां तक पहुंचूं, ताकि आप देख भी सकें इसको पढ़ते हुए, या महसूस कर सकें कि वहां किस तरह से अगर कोई बदलाव भी करना है तो आप किन किन बिंदुओं पर जाकर के वहां कुछ काम भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज एक उपन्यास में है कि जो एक मनुष्य का जो एक चरित्र है, उसका जो उसके जो ह्यूमन मूवमेंट्स हैं, और ये मैं शुरू से मेरे सारे उपन्यासों में रहा है, तो वो सबसे ज्यादा तो वही है जो, और ये पूरे बांधता है इस तरह से पूरे समाज को। मैंने इसमें, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपने नायक को एक मुस्लिम चरित्र के रूप में क्यों रखा है? तो इस संदर्भ में भी मेरा मानना है कि हमारा जो एक भारतीय समाज है, अगर उसका एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, अगर जो एक हम उसकी स्लाइड अगर एक बनाते हैं, तो बिना किसी मुसलमान की उपस्थिति के, ये वो बिल्कुल वो भारतीय समाज की एक पूरी जो एक माने कल्पना है, एक वो पूरी नहीं हो पाती है। वो भारतीय समाज को इस तरह का अलग-थलग अछूता सा नहीं है, जैसा कि राजनीतिक संदर्भों से इसे उस तरह से बनाया जा रहा है, या इस तरह का। तो ये भी एक तरह से ये एक मेरा प्रयास है, तो कहिए। जी। और वर्तमान समय में मोहम्मद शमीम को उपन्यास का नायक बनाना, जो एक पशु चिकित्सक है और एक बड़े ही मॉडर्न विचारों के हैं, सुलझे हुए हैं, जो परिवार बिल्कुल, नियोजन बिल्कुल। के महत्व को भी समझते हैं, जो स्त्री को सम्मान देना जानते हैं, तो यह अपने आप में वर्तमान समय में यह उपन्यास अपने तई अपनी बात भी रख रहा है। कहीं न कहीं उस ओर पाठकों का, लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करना चाह रहा है, जिसकी बात संतोष जी कर रहे हैं कि किस तरह से जो एक मिश्रित व्यवस्था है हमारे समाज की, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, उसमें सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश है, वह कहीं न कहीं लेखक का उद्देश्य है। और वर्तमान में इस मायने में भी यह उपन्यास कुछ खास हो जाता है। एक कोई और हाँ, एक बात मुझे यह भी लगता है संतोष जी, क्योंकि यह आपका चौथा उपन्यास है, तो आप लगातार उपन्यास लेखन को साधते आए हैं। फिर भी हर कृति अपने कोशिश है। हिसाब से कुछ न कुछ समय मांगती है, श्रम मांगती है, बिल्कुल। तैयारी भी खोजती है। तो इस उपन्यास को लिखने की आपकी क्या तैयारी रही? यद्यपि आपका वह जो कार्यक्षेत्र है, निश्चय ही उससे आपको काफी सहायता मिली होगी, फिर भी यथार्थ और कल्पना का जो एक सम्मिश्रण होता है, उसके अंतर्गत किसी उपन्यास को एक फाइनल रूप देने के लिए, एक फाइनल ड्राफ्ट तक हम सभी को पहुंचाने के लिए किस तरह की तैयारी आपने की, संतोष जी? जी, देखिए, सबसे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस समय मैं राग दरबारी पढ़ रहा था, तो जिसमें एक पंक्ति में केवल एक पशु चिकित्सक को निपटाया गया, उस एक संदर्भ दिया गया, तो उस समय ही मेरे दिमाग में मेरा ये चल रहा था कि मुझे अपने पेशे को लेकर के लिखना है, और मैं इसकी तैयारी कुछ-कुछ नोट्स शुरू से बहुत वर्षों से लेता आ रहा था। मैंने एक आध कहानी भी, कम से कम 2 कहानी भी इस संदर्भ में लिखी है, और जो पहले से प्रकाशित भी हो चुकी थी। तो और लोगों ने बहुत पसंद किया था उन कहानियों को। एक तो कहानी थी ये दिल मांगे मोर, ये हंस में छपी थी, और एक और नौकरी शीर्षक से एक कहानी थी जो अ, वो भी प्रकाशित हुई संभवतः आकार में, आकार पत्रिका में जो प्रेमवत निकालते हैं, उसमें आई थी। तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये एक अलग तरह का आस्वादन था लोगों के लिए। एक अलग तरह की, मतलब जानकारी भी थी, एक अलग तरह की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पशु चिकित्सक के रूप में एक एक उसके अंदर एक अतिरिक्त संवेदनशीलता आती है। क्योंकि जानवर जो होते हैं वो कभी बतलाते नहीं हैं कि उनको क्या बीमारी है या उनको क्या तकलीफ है। ये एक पशु चिकित्सक को खुद समझना पड़ता है, और इसके लिए वो एक अतिरिक्त संवेदनशीलता उसके अंदर आती है। वो उनके आँख को, उनके चेहरे के भाव को, उनके शरीर के मूवमेंट्स को देख करके वो समझता है कि हाँ, इसको किस तरह की तकलीफ है,
या आगे किस तरह से इसका निदान किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें मेरे अंदर हैं और मैं समझता हूँ कि मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, कोई बहुत पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूँ उस तरह का। मैं केवल अपने अनुभव और अपने संवेदनशीलता के बल पर साहित्य की दुनिया में हूँ और जो थोड़ा बहुत काम उससे हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। हम लोग आगे भी इस बाबत कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे और जो हमारे देखने वाले सुनने वाले लेखक भावगण हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप इस बाबत संतोष जी से चाहें तो प्रश्न पूछें, कमेंट करें, हम उस प्रश्न को लेंगे। और फिलहाल हम संतोष जी को इस उपन्यास के अंशों के पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। संतोष जी। जी जी, ये एक अध्याय है जो उपन्यास में कुल 26 अध्याय हैं और एक उपसंहार भी है उसमें अलग से फिर। तो ये चौथा अध्याय है जो उपन्यास का, और जो हमारा नायक है वो जो अपने कार्यस्थल पे जा रहा है, तो ये उस प्रसंग की एक छोटा सा एक टुकड़ा है, तवज्जो चाहेंगे। देखिए जी साहब, वही रहा बलवंतपुर। आपको आगे बहेड़ा तर उतरना होगा। बहेड़ा एक पेड़ होता है, एक वृक्ष है जो बहुत विशाल भी होता है। तो वो एक पहचान भी ग्रामीण क्षेत्र में होती है कि उस वृक्ष के पास आपको बहेड़ा तर उतरना होगा। बस में मोहम्मद शमीम की बगल में बैठे सहयात्री ने उन्हें दूर से ही एक गांव की ओर इशारा करते हुए आगाह किया। मोहम्मद शमीम ध्यान से उस ओर देखने लगे। क्या सपने में उन्होंने जो गांव देखा था वह ऐसा ही था? अभी वह कोई तुलना कर पाते कि सड़क मुड़ गई और गांव की जगह केवल पेड़ पौधे दिखने लगे। बलवंतपुर धनाब यही है ना? मोहम्मद शमीम ने आश्वस्त होना चाहा। उन्हें जो सरकारी अधिसूचना की प्रति मिली थी उसमें बलवंतपुर की बगल में धनाब कोष्ठक में टंकित था। जब बस खुली थी बिहटा से, लगभग आधे घंटे तक आगे पीछे करने और छत पर यात्रियों को ओवरलोड कर लेने के बाद कभी मोहम्मद शमीम ने बगल में बैठे संभ्रांत से दिखते सहयात्री से पूछा था अपने गंतव्य के बारे में। तब धनाब का नाम सुनते ही सहयात्री ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा था, जैसे हम लोगों के एथू के नीचे दो दो पिंड लटकता रहता है ना, वैसे ही बलवंतपुर के साथ लटका हुआ है धनाब। दोनों एक ही पंचायत में पड़ते हैं। समझिए कि बलवंतपुर का दक्षिणाहा टोला है धनाब। अपने सहयात्री का ऐसा तेवर देखते ही मोहम्मद शमीम ने अपना मुंह खिड़की से बाहर की ओर घुमा लिया था। उन्होंने घड़ी देखी, 10:05 हो चले थे। बिहटा स्टेशन पर वह सुबह 9:15 के करीब उतरे थे। घर उन्होंने 6:30 बजे छोड़ा था और मात्र 15 मिनट लेट 11 अप गुलजार बाग में 7:15 के करीब पहुंची थी। बस बामुश्किल 100 मीटर खिसकी होगी कि कंडक्टर ने दरवाजा पीटा। बस ठहर गई और दो स्कूलिया लड़के बस में सवार होकर अपने बालों को हाथ से संवारने लगे। उनके ठीक बगल की सीट पर नीली सलवार, लाल कमीज और नीले सलमे सितारे जुड़े जड़े दुपट्टे में बैठी एक लड़की अपनी बगल में साड़ी पहने एक जवान औरत से बतियाते हुए बात बात पर फिसफिसा रही थी। सैंडल वाली है रे, हवाई चप्पल वाली नहीं। उसमें से एक लड़के ने धीमे से अपने अवलोकन को स्पष्ट किया और फिर वह दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। सड़क पर गड्ढे गूढ़े इतने थे कि बस कभी दाएं तो कभी बाएं झुकती मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। मोहम्मद शमीम ने पता कर लिया था, लगभग 1.25 घंटे लगेंगे इस यात्रा के समाप्त होने में। आंख मूंद कर वह सोचने लगे कि यह समय भविष्य में किस तरह से काटेंगे वह। ट्रेन में भी काफी बोरियत महसूस हुई थी 2 घंटे बिताने में। मोहम्मद शमीम की बलवंतपुर के बारे में कुछ और जानने की प्रबल इच्छा थी। पूरी तरह से होमवर्क करने के बाद ही
वह वहां एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने बुरी तरह से धोखा दिया था उन्हें। डॉक्टर प्रसाद उनके जो पूर्ववर्ती वहां डॉक्टर थे। मोहम्मद शमीम अपनी बाइक से उन्हें संग ले चलना चाहते थे। वहीं सामान और उपस्कर को सूची के अनुसार मिलाना था और चार्ज रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होना था। फोन करने पर डॉक्टर प्रसाद ने व्यस्तता का हवाला देकर पहले से तय कार्यक्रम से मुकरते हुए कहा, अब उस नर्क में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं वहां जाने की, जरूरत भी नहीं। आप स्टाफ से सामान मिलवा कर देख लेंगे, जो घटेगा उसकी पूर्ति मैं कर दूंगा। अगले दिन चार्ज रिपोर्ट के साथ जिला पशुपालन कार्यालय आ जाइएगा सेकेंड हाफ में। वहीं चार्ज रिपोर्ट पर दस्तखत हो जाएगा और लगे हाथ कार्यालय में जमा भी कर दिया जाएगा। बस अभी बहेड़ा तर पहुंचकर ठहरी ही थी कि बाहर से किंचित घबराहट और हकलाहट मिश्रित एक वाक्य गूंजने लगा, पशुपालन विभाग के हाकिम हथ का एकरा में। ये एक जो लोकल जो वहां का एक मगही भाषा है उसका उसकी एक मतलब उसी में संवाद है कुछ थोड़े से। के है भाई पशुपालन विभाग का हाकिम? कंडक्टर कुछ इस भाव से चिकरा मानो रैगिंग लेने पर उतारू हो। मोहम्मद शमीम अपनी जगह से खड़े होकर निकास द्वार की ओर सरकने को प्रयासरत थे। वहीं से बोल पड़े, हैं भाई हैं। अच्छा तो आप हैं, तभी तो डूब रहा है विभाग। महीने में 4 रोज आने वाला पैसेंजर। कंडक्टर ने एक बदसूरत हंसी बिखेरते हुए कहा, निकालिए 5 टका और। हम लोग डेली पैसेंजर से 10 टका लेते हैं, आप जैसों से नहीं। तोहरे पता हवा कि कई दिन आते हैं, रोज आते हैं और अपना सवारी से आते हैं। तोहरे मजाल की भाड़ा ज्यादा ले लेवा, देखी तनी हम हूं। धनुषधारी सिंह पशु चिकित्सालय के चौकीदार को हुंकारते हुए उनका पक्ष लेता देख कंडक्टर हठात चुप हो गया। चौकीदार के ओहदे से ज्यादा बड़ी उसकी जाति थी और स्थानीय होने का प्रमाण पत्र थी उसकी भाषा और बोलने का लहजा। तो यह मामला फौरन यहीं पर सुलट गया और हमेशा हमेशा के लिए सुलट गया। बस से उतरकर मोहम्मद शमीम ने सामने देखा। वहां सीमेंट का एक विशालकाय द्वार बना था। यही था बलवंतपुर के भीतर प्रवेश करने का रास्ता। उन्होंने ऐसे कई प्रवेश द्वार रास्ते में देखे थे। एक को देख तो बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाए थे वह। स्वर्गीय कामरेड गणेश मोची स्मृति द्वार। यह द्वार नया था और अपनी भव्यता, ऊंचाई और रंग रोगन से सहज ध्यान खींचता था। अस्पताल कितनी दूर है? पहले चाय पी लें सर, 1.5 मील बुलना होगा। गांव में चाय का दुकानों नहीं। चाय पीते हुए बतलाया धनुषधारी ने, यह फाटक उसके नाना के नाम पर है। उसके मामू ने बनवाया है इसे। अपने ही विभाग में भारी अफसर थे। गांव में सब लोग आज भी उनको डायरेक्टर साहब ही बोलते हैं। अभी वो आ जाते हैं कभी काल। वह नहीं आ पाते तो उनकी बड़ी बेटी आती है। वह विधवा होने के बाद उन्हीं के साथ रहती है पटना वाला डेरा में। चाय आ गई थी। लकड़ी गोईठे के धुएं चूल्हे पर की बनी, कम दूध पत्ती और ज्यादा चीनी वाली चाय। मोहम्मद शमीम को मुंह बनाते देख धनुषधारी बोल पड़े, इधर के लोग मुंह मीठा करने के वास्ते ही चाय पीते हैं। मोहम्मद शमीम ने जल्दी जल्दी 2-3 घूंट भर गिलास जमीन पर रखते हुए पूछा, आपकी नियुक्ति क्या आपके मामू ने ही की थी? जी सर, वह करलन हर। धनुषधारी ने किंचित गर्व से कहा, पहले तो 5 साल अपने जोरे ही हमको पटना के डेरे पर रखा, फिर यहाँ अस्पताल खुलवा कर हमको यहीं भेज दिया। नौकरी के साथ साथ उनके जमीन की भी देखभाल कर लेते हैं हम। उन्हीं की बदौलत जानिए कि कोई टच नहीं करता है हम। लेकिन वह तो कब का रिटायर हो चुके हैं। हम जानते हैं उनको। हमारी नियुक्ति और फिर हमारी पहली पोस्टिंग में बहुत मदद की थी उन्होंने। लेकिन भारी घुसखोर भी थे, हमको भी खूब दुहे थे। से तो आजकल कौन अफसर अछूता है इससे? धनुषधारी ने उनके बचाव में निष्प्रिय भाव से कहा, काहे? बहुत लोग हैं, वरना आज तक आपका तबादला नहीं होता। अब धनुषधारी का मुंह पूरी तरह से सूख गया। उसके पिछके गाल और भी कांतिहीन दिखने लगे।
उसने अपनी चाय समाप्त कर मुंह बिचकाते हुए कहा, असल में हमको भी हर साल सकरात के समय एक पसेरी बासमती चूड़ा, गुड़ और दही पहुंचाना पड़ता है क्षेत्रीय निदेशक साहब के डेरा पर, साथ में आधा महीना का वेतन। यह जानिए कि नियम बन गया है हमारे वास्ते। एक हाकिम जब बदलता है, दूसरे हाकिम को यह भेद बता कर जाता है। इस पर भी नया हाकिम एहसाने जताते हुए कहता है कि आप शिवपूजन बाबू के भगिना हैं, इसीलिए नियम कानून को आपके लिए शिथिल कर दिया जाता है। चाय पीने के बाद इत्मीनान से खैनी मलने लगा था धनुषधारी। वह जानबूझकर खुद को जितना फर्माबरदार उतना ही अक्खड़ और लापरवाह साबित करने पर तुला था। अपने बारे में बोलते हुए भी उसकी नजर दूर ताड़ के एक वृक्ष पर टिकी रहती। मोहम्मद शमीम ने उसे ताड़ते हुए मन ही मन कयास लगाया कि उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है इसमें। वैसे भी वह इतना टूटा हुआ और भोला दिख रहा था कि उसके बारे में कहे गए डॉक्टर प्रसाद की तमाम बातें वह भूल गए। उन्होंने तय किया कि इसका नए सिरे से अन्वेषण व मूल्यांकन करेंगे वह। आखिर यह उनका एकमात्र खादिम भृत्य, इस एक को तो हर हाल में विश्वासी और राजदार बनाना ही होगा उन्हें। फिर इसी के सहारे पूरे इलाके को खंगालेंगे वह। मोहम्मद शमीम द्वारा खैनी के वास्ते इनकार कर दिए जाने पर उसने बुदबुदाते हुए यही कहा कि आपसे पहले वाले हाकिम तो मांग कर खाते थे, लेकिन वह कपड़ा लत्ता आपसे बहुत खराब पहनते और हमेशा चप्पल फटफटाते चले आते थे। अच्छा, तो यह खादिम भी टोह रहा है उन्हें। वेरी गुड, पहला इंप्रेशन तो अच्छा ही पड़ा। उन्होंने अपने चमकते काले जूते की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। धनुषधारी ने खैनी की पूरी मात्रा होंठ के नीचे दबाकर हाथ झाड़ते हुए कहा, बढ़ा जाए सब। गांव में कुछ दूर तक, जहां तक छप्पर छावनी नुमा मकान थे, धनुषधारी सिंह अकड़ते हुए मालिक का संबोधन पाते बढ़ते रहे। जहां से कच्चे पक्के छोटे बड़े भवन और गलियां मिलने लगी थी, वह हर 5 कदम पर लचकते हुए बड़का भैया प्रणाम, गोड़ लागी दादा, पांव लागी काका की गुहार मचाने लगे। साथ ही हाकिम का परिचय देते हुए उन्हें भी ऐसा ही कुछ करने का इशारा करने लगे। मोहम्मद शमीम को यह सब बड़ा अटपटा लग रहा था। वह भकवाए हुए से धनुषधारी के पीछे पीछे चलते मुखिया जी के बैठके में जा पहुंचे। धनुषधारी ने पहले ही समझा दिया था कि ज्वाइन करने से पहले मुखिया जी को प्रणाम कर लेना बहुत आवश्यक है। परिचय होते ही मुखिया जी ने हाथ को मुंह तक ले जाकर धनुषधारी से इशारे में कुछ पूछा। धनुषधारी उस वक्त उबासी ले रहे थे। उसी क्रम में बोल पड़े, सब तैयारी होयल है। मोहम्मद शमीम मुखिया जी की सज्जनता से अभिभूत थे। मुखिया जी ने विस्तार से गांव के इतिहास, संस्कृति और परंपरा से अवगत कराया उन्हें। बलवंतपुर से ना कोई भूखा लौटता है, ना ही यहाँ बाहर का कुछ खाया जा सकता है। मुखिया जी के इस वाक्य से उन्हें अपने बैग में रखे लंच बॉक्स की याद हो आई। वह खाना तो अब खराब हो जाएगा। मुखिया जी अब गांव के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का बखान कर रहे थे। यहाँ एक भी बड़ा मंदिर नहीं, लेकिन एक विशाल मस्जिद गांव वालों के सहयोग से ही बना है। मंदिर क्यों नहीं? मोहम्मद शमीम को आश्चर्य हुआ। कोशिश की थी मेरे बाबा ने। दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से कराई थी गांव में। तय हुआ कि इसी पूजा स्थल पर भव्य मंदिर बनेगा, मगर उसी साल हैजे ने 10 खिच्चे लोगों को लील लिया। तब पुजारी जी ने ही मना कर दिया। बोले कि माँ की इच्छा नहीं है यहाँ बसने की। लेकिन लक्ष्मी पूजा खूब धूमधाम से होती है गांव में। धनुषधारी ने जोड़ा, 151 का दंड हमको भी लगता है। संवाद थम सा गया। मोहम्मद शमीम ने ही बात आगे बढ़ाई। यहाँ से कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती होगी। मुखिया जी गांव से बहुत कम बाहर निकलते हैं, एक युवा लड़के ने बताया। चारों बगल के गांव सब दुश्मन बन गए हैं। यादव सब अपने को राजा समझने लगा है, तो दलित सब बंदूक पकड़कर नक्सलाइट बन गया है। सो हम लोग बहुत जरूरी काम से कहीं आते जाते हैं, वह भी पूरी सुरक्षा के साथ। और आप भी सुन लीजिए, वहां उपस्थित एक अधेड़ ने गांजे का चिलम तैयार करते हुए कहा।
बस चुपचाप नौकरी कीजिए और सर झुकाकर आइए जाइए, नहीं तो 6 इंच छोटा होते देर नहीं लगती इधर। पूछिएगा कभी डॉक्टर साहब से, यदि भेट पूछिएगा कभी डॉक्टर सिंह साहब से, यदि भेटा जाएं तो कैसे सर पर पैर रखकर भागे थे यहाँ से। मोहम्मद शमीम को चुप्पी मारे देख एक युवा लड़के ने व्यंग किया, 6 इंच छोटा होने के नाम पर क्या सांप सूंघ गया जी। अब धनुषधारी ने अपना फर्ज निभाया, डपट कर बोले, ढेर चले बे जुबान, तोरा ढंग ना पता है कि हाकिम लोगों से कैसे बात करल जाए है। वह लड़का सिटपिटा गया तो हाकिम के चेहरे पर आत्मविश्वास छलका। कभी मुखिया जी ने हस्तक्षेप किया, घर कहाँ हुआ डॉक्टर साहब का। इस पर धनुषधारी ने सबकी नजर बचाते हुए अपनी एक आंख दबाकर कहा, हाकिम का नाम मोहम्मद शमीम हुआ। धत तोरी भला के। मुखिया जी की बगल में बैठे अधेड़ ने देह झाड़ते हुए कहा, जा रे ढेमना, तोरो करम के का कहना। विदा लेने से पूर्व मुखिया जी ने इशारे से धनुषधारी को एक कोने में ले जाकर कुछ समझाया। उसके साथ साथ और लोग भी सहमति में मुंडी हिलाते रहे। ये एक छोटा सा अध्याय था जो एक जो गांव में जो पहले प्रवेश जिस तरह से होता है पशु चिकित्सक का ग्रामीण इलाके में, और वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में एक छोटा सा, और आगे एक और अंश सुना रहा हूँ। ये 11वां अध्याय है उपन्यास का। हर चीज का अपना नफा नुकसान होता है, दुनिया में कुछ भी निरापद नहीं, और यह नामुराद मोबाइल, यह तो सबसे नामुबारक खिलौना है। एक पशु चिकित्सक के जीवन में अच्छी खबरें शायद ही आती हैं, लेकिन बुरी खबरों का तो जखीरा है यहाँ। यह आपके हाथ के कौर तक से आपको वंचित कर सकता है। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहम्मद शमीम बेगम के साथ शॉपिंग को निकले थे। शाइस्ता बेगम की आदत थी कि सबसे पहले वह एक खास दुकान की गुपचुप, पानी की पूरी या बतासा खाती। इसे स्थानीय भाषा में फोक्चा कहा जाता है, जिसके उच्चारण से उन्हें शर्म आती। इसके तार उनके बचपन की एक घटना से जुड़े। अपनी किशोरावस्था के दौरान जब वह एक बार ननिहाल गई थी और छत पर बने अपने मामू के कमरे में खेल रही थी, बिस्तर के सिरहाने उन्हें एक बैलून मिला। बैलून को उनके घर फोक्चा बोला जाता और किसी के भी जन्मदिन पर इसे इफरात में फुलाया जाता। दुधिया रंग का वह फोक्चा फूल कर काफी बड़ा और विचित्र आकार का हो गया था। उसके आगे के हिस्से पर स्तन के अग्रभाग की तरह की आकृति उभर आई थी। अजीब फोक्चा है यह, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। अपनी सहेलियों को बताती हुई शाइस्ता उनके साथ खेलने लगी। संग की सहेलियां भी उसे उछाल उछाल खूब मजे में खेल रही थी। तभी मामू ऊपर आए और यह नजारा देखते ही आग बबूला हो उठे। बेहूदियों, कहां से पाया इसे? क्या यह खेलने की चीज है? प्रश्नों की बौछार के साथ उनके हाथ भी उन सबों की पीठ पर बजने लगे। शाइस्ता चीखती नीचे भागी, यह कहते कि मामू पगला गए हैं और जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। असल बात उन्हें 2 दिन बाद मालूम हुई, अपनी एक समवयस्का चचाजाद मौसी से। पूरी जानकारी पाते ही हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए थे। गलती सरासर उनकी थी, इसे हिफाजत से रखना चाहिए था। हंसते हुए भी वह अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर रही थी। मुझे पता होता तो छूती भला और फुलाती, तौबा। आगे जब वह थोड़ी संजीदा हुई, उसे अपने मामू पर बहुत प्यार आया। एक मुसलमान के लिए बर्थ कंट्रोल सचमुच में एक ऐसा जंजीर गुसिस्ता कदम था, स्वतंत्र आचरण एवं सोच का हिमायती कदम। उसे मामू बड़े ही जदीद इंसान लगे। तभी अपने मामू की खुशहाल जिंदगी को देख उसने यही तय किया था कि वह भी अपना परिवार भरसक छोटा ही रखेगी।
उस समय से वह मन ही मन यह दुआ करती रहती थी कि अल्लाह उसे ऐसा ही शौहर दे जो उसकी सोच से इत्तेफाक रखता हो। संजोग से मोहम्मद शमीम के रूप में उसे ऐसे ही नायाब शौहर मिले, आम मुस्लिम मर्दों की तुलना में हद से ज्यादा उदार और खुले विचारों वाले, उस उसकी व्यक्तिगत ख्वाहिशों पर कभी कोई बंदिश या टोका टोकी नहीं करने वाले। यही कारण था कि बाजार पहुंचते ही उसका मुंह चटपटाने लगता। शॉपिंग के लिए अच्छे मूड का होना भी जरूरी है, और यह मूड बनाने का जरिया है जायकेदार गुपचुप, खूब चटक और झालदार, खट्टे तीखे पानी के साथ बतासे का सौंधा चुरमुरा स्वाद मिलकर उसे एक ऐसे आनंद से भर देता कि शॉपिंग का मूड भरपूर बन जाता। खुद मोहम्मद शमीम भी उत्साह से भर उठते। उन्हें भी यह बहुत लजीज लगता था, किंतु मारे संकोच के कभी अकेले नहीं खा पाते। बेगम का साथ उनके तमाम संकोच को तोड़ डालता और वह जी भर लुत्फ उठाते। यहाँ से निकलने के बाद बेगम एक एक सामान छांट छांट कर और भरपूर मोल तोल करने के बाद ही खरीदती। लौटने से पहले उनकी फरमाइश डोसा या आइसक्रीम की होती, कभी कभी दोनों की ही। डोसा रेस्टोरेंट के भीतर और आइसक्रीम बाहर ठेले पर खाई जाती। जब जैसा मूड होता, मोहम्मद शमीम बेगम की हर पसंद में भरपूर खुशी से शामिल रहते। आज कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अभी गुपचुप का आनंद ले ही रहे थे कि मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन के दूसरे छोर पर धनुषधारी थे और बेहद शांत स्वर में उनके दिमाग को झंझनाहट से भर रहे थे। उनका रक्तचाप अचानक से काफी बढ़ चुका था। हम लगल ही सब, अपने चिंता मत करूं, उन सब लड़कन लोगों का बदमाशी है, हो सकता है पीठ पीछे से कुछ और लोग हों। हम पता लगाने में लगल हैं, अपने के सोमवार जरूर से आए। तुम एक बार सूबेदार से मेरी बात कराओ। वह एकदम से डैमेज कंट्रोल पर उतर आए थे। सूबेदार उस गांव के एक दबंग चरित्र हैं जो आते हैं। अपने शौहर को अचानक से मुट्ठियां भींचते और परेशानी से सर झटकते देख बेगम चिंतित हो उठी। समझ गई कि माजरा रोजी रोटी को लेकर ही होगा। क्या हुआ? किसका फोन था? बलवंतपुर से ढेमन का। उनकी आपसी बातचीत में धनुषधारी ढेमन के रूप में ही मौजूद थे। कुछ खास बात? क्या कह रहा था? कहेगा क्या साला गधा। कितनी बार समझा चुका हूं कि अस्पताल के समय में ताला बंद कर प्राइवेट काम के लिए मत निकला करो, लेकिन खाने कमाने के लोभ से मुक्ति मिले तब ना। चले गए होंगे बाबू साहब 150 के फेर में, और इधर अस्पताल में ताला लगा देख उसके साथियों ने ही ऊपर से एक अपना ताला भी जड़ दिया। अब लगे हैं हमको फोन करने। यह नहीं होता कि गांव का मामला है, आपस में फरियाल है। आपसे किसी की क्या दुश्मनी, आप तो सबका काम करते हैं। वह बलवंतपुर गांव है। कहावत है कि वहां का चूहा भी खुद को बिलौटा समझता है और वहां का सरकंडा भी टेढ़ा उगता है। अब क्या कीजिएगा? सोचता हूं सूबेदार से बात हो जाए तो मामला कुछ खुल पाएगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। वैसे तुम चिंता मत करो, चलो दुकान चलते हैं। नहीं, अब आज मूड नहीं, घर चलिए। दुकान भागी नहीं जा रही और ना स्टॉक खत्म होने वाला है। साहिस्ता मुस्कुराई तो उन्हें अच्छा लगा। सारे रास्ते वह मनोज रेवती आदि के बारे में सोचते रहे। ये सब गांव के लड़के हैं जो बदमाश किस्म के हैं। उन्हें जो जानकारी हासिल थी उसके अनुसार ऐसे 8-10 लौंडों का गिरोह था। यह सब लोग गाय पालते और सुबह शाम डेयरी में दूध पहुंचाकर निश्चिंत रहते। एक बंधी बंधाई निश्चित आमदनी होती रहती। बाकी के खाली समय में यह लोग ताश खेलते, गांजा पीते। रात में कभी कभार छुप छुपाकर दारू भी चलती। अपने इस चकल्लस के लिए वह लोग छोटे मोटे अपराध भी करते। जैसे कि नहर के किनारे सरकार ने काफी वृक्षारोपण करवा रखे थे। इनमें शीशम के भी पेड़ थे। यह लोग रात में ट्रैक्टर लेकर निकलते और किसी पेड़ को काट लकड़ियां स्थानीय टिम्बर मार्चेंट के गुप्त गोदाम तक पहुंचा देते। पुलिस भी कुछ नहीं बोलती। थाने तक इन लोगों की साठगांठ थी। इसी दौरान आने जाने वाले इक्का दुक्का यात्रियों को रोक यह लोग पूछताछ करते। यात्री यदि इलाके से बाहर का हुआ
तो उसे लूट लेते। एक बार इस इलाके में कुछ साल पहले एक बलात्कार की घटना भी हुई थी। रात 10 बजे के बाद जहानाबाद जा रहे एक व्यापारी के परिवार को कुछ लड़कों ने पिस्तौल के बल पर लूट लिया था। कार में व्यापारी की एक लड़की भी थी, जिसके साथ नहर किनारे ले जाकर कुछ लड़कों ने बलात्कार भी किया था। इस घटना की काफी छानबीन हुई थी। बलवंतपुर के कुछ लड़कों को संदेह के आधार पर उठाए भी गए थे, लेकिन बाद में सब छूट गए। हल्ला यह भी उठा कि पुनपुन के उस पार से एक गिरोह नाव से आता था और वही लूट-पाट कर वापस लौट जाता था। सूबेदार सिंह का तो मानना था कि इसमें बलवंतपुर के ही पट्टे शामिल थे। सूबेदार सिंह का फोन 7 बजे के बाद आया। वह काफी खुश लग रहे थे। ढेमन के मोबाइल से बात हो रही थी। मोहम्मद शमीम ने फोन काटकर अपनी ओर से लगाया। सूबेदार सिंह ने जो बताया उससे घटना में कुछ और पेच पड़ गए थे। उनके अनुसार घटना के पीछे शिव कुमार शर्मा के लोगों का भी वर्चस्व हो सकता है, कारण कि मनोजवा और रेवतिया के गैंग का सरदार जमींदार सिंह का छोटका है। यह जमींदार सिंह जो है वो शिव कुमार शर्मा के साले हैं। यह अलग प्रसंग है उपन्यास में। आजकल के भूमिहार लड़कों में यह चलन बढ़ता जा रहा है कि खुद को क्रिमिनल के रूप में प्रोजेक्ट करें। इससे अन्य जातियों पर दबदबा कायम रहता है और कुछ आमदनी भी होती रहती है। सरकार भले ही MY की हो, ठेकेदारी में हमारे लड़कों की संख्या बढ़ रही है। यह सब दबंग होने के कारण ही हो रहा है और फिर इसका लाभ आगामी चुनाव में भी मिलेगा। सूबेदार का शक सुभाष पर भी था। वह भी मिला हो सकता है आजकल। ढेमन भी उसको काट रहा है। वैसे आप आइए सोमवार को, निडर रहिए, हम लोग रहेंगे ही, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। सूबेदार की बात सुन वह सोच में पड़ गए थे। सुबहसुआ से पीछा छुड़ाने की सलाह उन्होंने ही दी थी ढेमन को। हो सकता है उसने यह राज जाहिर कर दिया हो और सुबहसुआ कुपित हो उनसे। सुभाष के पास रिवॉल्वर भी है, बाकायदा लाइसेंसी, हमेशा कमर में खोसे घूमता है। उसके पास एक से एक राज हैं सेना के। ढेमन और सुभाष की दोस्ती के पीछे का किस्सा भी दिलचस्प है। बता रहा था एक दिन धनुषधारी खुद ही। सुबहसुआ के रहने से डूबती बेरिया में भी दूर का कॉल अटेंड कर लेते हैं वह। अकेले कभी हिम्मत नहीं पड़ती। अब समय काफी बदल चुका है। 20 साल पहले जब नौकरी शुरू की थी यहाँ, आसपास के किसी भी गांव में बेधड़क चले जाते थे और मनमाना वसूल लाते थे। सोलकन लोगों के टोले में तो और भी इज्जत मिलती। लोग खाट छोड़कर खड़े हो जाते और डॉक्टर साहब या मालिक के संबोधन से नीचे नहीं उतरते। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। 5 साल पहले की घटना है। वह लौट रहे थे धनपुरा के एक कोयरी की भैंस देखकर। बेड़ डूब चुका था। धनाब से पहले जो यादवों की बस्ती है, वहां किसी ने पीछे से गाली देते हुए कहा था कि केकर हिम्मत बढ़ गई है जो हमारे बस्ती से दनदनाते पार करी थे। जरा चेहरा तो देखी वो पहलवान के। आवाज से वह पहचान चुके थे कि गांव के किसी कॉलेजिया की ललकार है। न पहचानी थे कारे, दी का खाए भर, कहते हुए वह फुर्ती से पैडल मारते आगे निकल गए थे। अपनी बात से उन्होंने जतला दिया था कि वह कौन है। धनाब में भी एक दिन उन्हें एक लड़के ने टोका क्या, टिटकारी मारी। खूब पैंट शर्ट पहन के घूमा लोग। कोनो दिन छिनतौरी होगा तब समझ में आएगा। वह पहचान गए थे, यह दिनेश पासवान की आवाज थी, उसके मामू के हलवाहे का लखेरा बेटा। ढेर मन बढ़ गले है तो रे दिनेशवा। ढेमन ने साइकिल से उतरकर उसे डांटा था। अरे मालिक, आप, गलती हो गई मालिक। हम तो समझे कि जयपुरा का कैलाश यादव है, यही से ऐसन गलती। एकदम आप ही के माफिक पैंट कमीज झाड़ कर घूमता है वो जदुआ भी आजकल। तब से सुभाष को पोट पाट कर उसने साथी बना लिया। ढेमन ने खुलकर बताया कि तभी से हर कॉल में वह साथ जाता है एक दूसरी साइकिल पर, उसके पीछे पीछे। शर्त केवल एक ही है, रोज रात में एक देसी जो कि 30 रुपये में आता है
और हफ्ते में 2 दिन मुर्गा। बाकी दिन के लिए चिकने का इंतजाम वह खुद कर लेता है। मछली, केकड़ा, चिड़िया आदि ना मिलने पर कहीं से मशरूम ही उखाड़ लाता। उसकी झोलदार गाढ़ी सब्जी बनाना उसने मिलिट्री में ही सीखा था। हेमंत ने एक दिन गर्व से यह भी बतलाया कि आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया जब शाम की दारू चिखना के लिए उसे अपने वेतन से पैसे खर्च करने पड़े। अगला दिन रविवार था। दिन भर उनका दिल धड़कता रहा, शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। शाम के समय ढेमन का फोन आया। उसने अपने उधर से करूं, सूबेदार चा बात करेंगे। सूबेदार ने छूटते ही कहा, शिव कुमार शर्मा का ही हाथ है, कंफर्म। दोपहर में आए थे, कह रहे थे कि डॉक्टर वैसे तो भला आदमी है, लेकिन बहुत अकड़ कर रहता है, ढेर काबिल भी बन रहा है। बहुत साधारण सा एक केस ठीक कर दिया तो खुद को तिस्मार खां समझ रहा है। 200 बख्शिश दे रहे थे जमींदार बाबू, तो लेने से इनकार किया और 1000 रुपये की मांग रख उनको बेइज्जत किया। इसीलिए उसका घमंड थोड़ा तोड़ना है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। फिर आपने क्या कहा? हमने समझाया उनको, कई तरह से समझाया। इस पर बोले कि तुम तो पैसा खाते हो, हमको क्या मिलता है, बतासा। यह कहकर वह ऐंठते हुए चले गए। यह सब सुनकर मोहम्मद शमीम के चेहरे पर गहरा तनाव पसर आया। हलक तक सूख गया। फोन पर एक सन्नाटा खिंच गया। एक काट है इसका। उधर से सूबेदार ने इस सन्नाटे को भंग करते हुए कहा, आप पत्रकार जी को खबर कर दीजिए। वह यदि सोमवार को आ जाएं तो उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। देखता हूं बात करके। उन्होंने फोन काट दिया। पत्रकार जी पूर्वत हुलस कर मिले। सारी बातें सुन उन पर बिगड़ उठे। आपको कल ही बताना था, आज सारा दिन घर में खाली बैठे रहे, जाकर सुलटा आते मामला। सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकना संज्ञेय अपराध है। बेल भी नहीं होगा किसी का। एक डटान डांटेंगे तो सबकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी। सबका सब दागी लोग हैं, उन लोगों की यह हिम्मत। बहुत देर में जाकर वह शांत हुए और आश्वस्त किया कि कल वह अपनी बाइक से आए, गाड़ी उनके यहाँ लगाकर फिर उनके साथ ही चले। जबकि हुआ यह कि मोहम्मद शमीम जबरन उन्हें अपनी बाइक से ही ले चले। उन्होंने साफ कह दिया कि अपना कीमती समय तो वह दे ही रहे हैं, अपना तेल भी तो ना जलाएं। हवन करते हुए हाथ नहीं जलना चाहिए। अब आप बहुत व्यवहारिक और परिपक्व होते जा रहे हैं डॉक्टर बाबू। यह ठीक है, लेकिन आइंदा मेरे साथ यह चुतियापा नहीं करेंगे। आज अस्पताल में कई मरीज जुटे थे। इस्माइलपुर से भी 4 लड़के थे। एक भैंस लेकर आए थे इलाज के वास्ते। उन लोगों ने मोहम्मद शमीम से अकेले में बतियाते हुए कहा, भैंस का इलाज तो बहाना है सर, हमें रहमान खलीफा ने भेजा है। एक फोन करते ही पूरा टोला जुट जाएगा यहाँ, यकीन मानिए। तुम लोग दंगा करवाओगे क्या? एक न एक दिन तो यह होगा ही। गोधरा कांड के समय ही काफी तनाव हो गया था, लेकिन तब हम बहुत उकसाने पर भी शांत बने रहे। बहुत अपमान झेले हम लोग। बेटी बहू तक पर बुरी नजर डाली गई, लेकिन हमने अपने खौलते खून को काबू में रखा। अब हम भी मजबूत हो चले हैं। मरेंगे भी तो मार कर मरेंगे। तुम सब पागल मत बनो, मैं सरकारी आदमी हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे तंग कर देना। पत्रकार जी आए हैं ना, सब ठीक कर लेंगे। उन्हीं को देखकर तो हम सभी इत्मीनान हुए हैं। उन लड़कों के एक लीडर कलीम ने कहा, वह सुलझे हुए और सेकुलर आदमी हैं, खलीफा भी उन पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तुम लोग दवा ले लो और जाओ, मोहम्मद समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, शुक्रिया, रहमान खलीफा को भी मेरा सलाम कहिएगा। बाहर का काम खत्म होने तक भीतर से बुलाहट आ गई। मोहम्मद शमीम अपनी खाली कुर्सी पर जा बैठे। बोलिए, इनसे क्या शिकायत है? पत्रकार जी ने ऊंची आवाज में कहा। कोई शिकायत नहीं, रेवती ने अपना मुरेठा उतार मुंह पोंछते हुए कहा। गर्मी बहुत है, लाइन के लिए आवेदन दिए हुए हैं। दिक्कत यही है कि आवंटन कुछ भी नहीं, जो करो जेब से भर कर करो। मोहम्मद शमीम बड़बड़ा कर चुप हो गए। तुम लोग पोल से लाइन खींचकर काहे नहीं बिजली लगवा देते हो? यहाँ अच्छा काम कुछ करो तब ना इनाम मिले। पत्रकार जी ने उपस्थित सभी लड़कों की ओर देखते हुए कहा,
इतना तार काटते हो, 10 हाथ अस्पताल के लिए नहीं दे सकते? कर देंगे चचा, मिस्त्री का भी टेटुआ पकड़ ले आएंगे और लाइन जुड़वा देंगे। ये तो सामाजिक काम है, नहीं करेगा तो उड़ा देंगे ससुरे को। देखो, कायदे से बोलो और काम भी करो। शिव कुमार शर्मा ने डपटा। सही कह रहे हैं चचा, सूबेदार ने समर्थन किया। तुम लोगों को मिल जाएगा 500, लेकिन इसके बाद कोई हरकत नहीं सुने हम इस अस्पताल को लेकर। पत्रकार जी ने मोहम्मद शमीम की ओर देखते हुए कहा, बाल हट है, मुश्किल से माने हैं बच्चे, बिजली लगवा देंगे तो दे दीजिएगा। और इंस्पेक्टर साहब, अपने भाई को अलग रखिए इन मामलों से, उनसे उनसे हम कोई बड़ा काम लेंगे। जी ठीक, जिसमें सब लोग खुश रहे। कहते हुए मोहम्मद शमीम ने खिड़की से बाहर देखा। एक औरत एक बकरी के साथ आई थी, साथ में एक बूढ़ी औरत भी। अरे पिंकिया, परमा बहू, सूबेदार अचानक से उठ खड़े हुए। पिंकिया एलई है एहजा, धनुषधारी ने बाहर झांकते हुए कहा। अब बकरियों पालने लगी है क्या? आज से 3 महीना हो गया, 5 बकरी का सेट मिला है ब्लॉक से। ये छोटी छोटी पाठी सब पता नहीं किस विभाग ने बांटा है। सूबेदार सिंह के पास पूरी खबर। धनुषधारी बुखार नाप कर भीतर आए और बोले कि 104 डिग्री है, खाना भी नहीं खा रही। ठीक है, यह 2 सुई लगा दो, जोंक की दवा और भूख वाला पाचक भी दे दो। समझौता हो चुका था। इस खुशी में चाय का एक दौर चला। इसके इंतजाम होने, बनने और बंटने तक में आधा घंटा से अधिक लग गया। इसके बाद सभी एक साथ बाहर निकले। पत्रकार जी का भोजन शिव कुमार जी के यहाँ था। डॉक्टर साहब का खाना भी लगभग तैयार था। बाहर मैदान में निकलते लोगों ने देखा कि पिंकी की बकरी कान हिलाते हुए मैदान से घास टूंगने की कोशिश कर रही थी। बहुत आराम हो गया है सरकार, पिंकी ने उनके पैर छूते हुए कहा। अरे यह सब मत करो, कल भी आकर सुई दिलवा लेना, धनुषधारी जी रहेंगे। हम भी रहेंगे, चिंता मत करना, सूबेदार ने हस्तक्षेप किया। दोनों औरतें जाने लगी तो बूढ़ी ने अचानक पीछे पलटते हुए कहा, हम इसकी सास हैं डॉक्टर साहब, आप देवता हैं हम गरीबन के वास्ते। भगवान ने जितना सुंदर कर्म दिया है उतना ही सुंदर चेहरा भी। आंख है आपकी एकदम पछाही बैल की तरह काली कजरारी, बड़ी बड़ी सुंदर और पानीदार, बैल जैसी आंख। अरे सचमुच, हम तो कभी गौर ही नहीं किए। पत्रकार जी ने मोहब्बत से छलकते हुए कहा। बहुत भाग्यशाली होता है ऐसा मनई, मेहनती और सबका हमदर्द, पिंकी के सास ने पलटते हुए कहा और फाटक से बाहर निकल गए। धन्यवाद। अर्पण जी। जी शुक्रिया संतोष जी जी, इस बेहद भावप्रवण पाठ के लिए और इस उपन्यास के इन 2 अंशों से गुजरते हुए हम लोग इस उपन्यास को एक सरसरी निगाह से देखते समझते भी चले और किस जी तरह लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और देखिए हमारे साथ कथाकार कमलेश जी जुड़े हुए हैं, वे लिख रहे अरे हैं, वाह। अद्भुत अद्भुत, मन ही नहीं भरा। कमलेश जी तो का निश्चित प्रेम ही, है। हाँ नहीं, जिस तरह से यह पूरा कथा कोलाज यहाँ पर उपस्थित होता है और तमाम तरह की बदकही और भाषा, बेहूदगी, हिंसा की बातें, डराने धमकाने की चीजें, जातिगत वैषम सांप्रदायिक आधार पर गुटबाजी करने की कोशिशें, ये सारी चीजें जो कहीं किसी ग्रामीण कस्बाई समाज में हम पाते हैं, वह इस उपन्यास में जो है एक जगह पर एकत्रित है। इसकी भाषा, जिस तरह से लोक मुहावरों की खनक है, वह इस उपन्यास की भाषा को खास बनाती है। टेटुआ दबा देना या 6 इंच छोटा कर देना या किसी को हम उड़ा देंगे, तो
तो ये जो गर्मा गर्मी है और कैसे हम किसी का स्वागत करते हैं, कैसे हम किसी की अवहेलना करते हैं, एक ही व्यक्ति के साथ एक ही समूह में एक ही समय में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, चाहे वह बस कंडक्टर हो, चाहे गांव के दूसरे, चाहे मुखिया के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हों। तो इन सब का एक बेहद बेहतरीन एक स्केच इस उपन्यास में इन दो अंशों में हमें दिखाई पड़ता है। मोहम्मद शमीम की जो तुलना की गई महिलाओं के द्वारा, एक बैल की आंख जिसकी बात आपने शुरुआत में भी की, कि कैसे जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जो हमारा कस्बाई अंचल है, जो हमारा यह जो परिदृश्य है, वह अपने ही भीतर से, अपने ही बिंबों से उठाती है कोई बात वो महिलाएं, और उसे एक बैल की आंख, जिसमें जिस तरह का जो पछुआही बैल जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैसे उसके भीतर की जो सादगी है, जो सौंदर्य है, जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, तो ये सारी चीजें इस उपन्यास को खास बनाते हैं। यह सिर्फ इस अर्थ में आंचलिक नहीं है कि यहाँ कथा उस भाषा में कही जा रही है, बल्कि यह कथा कहते हुए ये जो बिंब और रूपक आते हैं, यह भी उसी समाज से लिए जा रहे हैं, जिससे इसकी जो प्रामाणिकता है कुछ और चमकदार हो जाती है। हमारे साथ पूजा सिंह जी लगातार जुड़ी रही, वे लिख रही हैं, सत्य और स्वीकार्य की कहानी, दीक्षित जी को बधाई। पूजा जी की एक और प्रतिक्रिया की भाषा, जातीय समीकरण और बिहार की राजनीतिक परिदृश्य, बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसका शानदार उदाहरण। कमलेश जी लगातार आपके पाठ के अंदाज को शानदार कहते रहे। ऐसे ही तमाम प्रतिक्रियाएं, बज का भाषा का जो पुट है वो बहुत बढ़िया है, पूजा सिंह की प्रतिक्रिया, और तमाम लोग हमारे साथ, पूनम सिंह लगातार इस उपन्यास के साथ जुड़ी रही। चूंकि मित्रों ने यह उपन्यास अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए संभवतः प्रश्न नहीं आए, क्योंकि बिना पढ़े कैसे बात की जाए। जी, पूनम सिंह जी की प्रतिक्रिया है कि ग्राम गंधी उपन्यास की शुरुआत अच्छी है, और जिस तरह से टोलों के नामकरण है या लोगों के नामकरण है, दक्षिणा टोला, तो ये सब जो हम लोगों के कानों में एक बिल्कुल चिर परिचित ध्वनियां हैं, हम सभी इन सब से गुजरे हुए हैं, तो यह उपन्यास हम सबके बीच ही का लगता है। हमारे साथ सरोज कौशिक जी, हमारे साथ और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे, के कुमार प्रसन्न, रजनी रानी, प्रीति भटनागर और तमाम दूसरे लोग। तो मित्रों, चलते चलते एक बानगी देखते चले संतोष दीक्षित जी की कुछ और पुस्तकों की, और संतोष जी इसके बाद कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे, और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ये उनके जो कहानी संग्रह हैं, आखेट या शहर में लक्ष्मीनिया, कुछ एक कवर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ललस या धूप में सीधी सड़क, और यह यहां से इनका उपन्यास शुरू होता है, कैलिडोस्कोप, घर बदर, और बगलगीर जो विगत वर्ष में ही प्रकाशित हुआ, और बैल की आंख जिस पे आज हम यह चर्चा कर रहे हैं। तो एक छोटी सी यात्रा एक लेखक की, और तमाम लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा, लोग जुड़े, हमें भी खुशी हुई। और चूंकि संतोष दीक्षित जी एक व्यंग्यकार भी हैं, व्यंग भी लिखते रहे हैं, और तो उसमें से भी कुछ एक संग्रहों के चित्र यहाँ पर हम देखते चले। यह जो पहला चित्र है, चयनित व्यंग, संतोष जी की पुस्तक, और यह बुलडोजर और दीमक, उनकी व्यंग कहानियों का संग्रह बुलडोजर और दीमक। यह जो कथा बिहार है, इसमें इन्होंने संपादन किया, और बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लेखकों की कथाओं को, बिहार से जुड़ी हुई कथाओं को इन्होंने
शामिल किया। जी संतोष जी, अच्छा लगा कि आप जुड़े। चलते चलते कुछ और कहना चाहें? जी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माने जो शहरों से जो सड़कें जो हैं गांव तक गई हैं, तो केवल सड़कें ही नहीं गई हैं बल्कि शहर की सारी विरूपताएं, सारी जो अ, कुटिलताएं हैं वो भी गांव तक पहुंची हैं। और एक ग्रामीण जो है वो बोलता है कि हम लोग क्या भेजेंगे शहर, शहर का ही सारा माल गांव में ठूंस दिया गया है। तो ये जो बाजार का भी जो खेल है इसमें इस उपन्यास में है। और मैं ये कहूंगा कि ये मैंने यह जो लिखा है यह स्मृतियों के मोह पास में बंद कर ये कुछ ऐसी उस छटपटाहट में यह उपन्यास नहीं लिखा गया है, बल्कि इस उपन्यास में मैं कहूंगा कि जो गांव की खुरदुरी धरती है, उस धरती को जो बैल जोतते हैं तो उनका जो श्रम जो झलकता है, तो वो इस उपन्यास में वो टटका यथार्थ आपको मिलेगा। और जो जाहिर है जो कुछ प्रेम है, जो प्रेम की कुछ ध्वनियां भी हैं, तो जैसे बैल के गले में बंधी घंटी जो है वो टुनटुनाती है, तो उस तरह के भी इसमें प्रसंग हैं। और मैंने कोशिश की है कि ये एक लेखक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि वह जो कुछ मन में सोच करके ये बैठता है उसको उपन्यास में हूबहू उस तरह से जाहिर कर सके उन तमाम यथार्थ को, तो वो बिल्कुल उस तरह से हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है और मेरे पात्रों ने भी मुझे बहुत मदद की है। कभी-कभी मैंने उपन्यास लिखा है और कभी-कभी जो है वो मेरे पात्र जो है वो खुद इस नाव की पतवार को थाम करके इसको आगे खेते हुए बढ़ाते रहे। तो इस तरह से ये पूरा पूरा हुआ आपके सामने। और मैं यही कहूंगा कि आप एक बार पढ़ें, एक बार ये इसको देखें, और आपकी प्रतिक्रिया पढ़ करके जब होगी तो मेरे लिए बहुत मान्यता बिल्कुल। और पूजा सिंह जी पुस्तक की कीमत जानना चाह रही हैं, और प्रकाशक तो मैं जान रहा हूं, सेतु प्रकाशन से यह उपन्यास प्रकाशित है। पुस्तक की कीमत एक बार देखकर बतला दें, और यह आप लोग इस पुस्तक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जी जी, ऑनलाइन भी लिंक है, दिया हुआ है मेरे फेसबुक पर। और जी कीमत इसकी 550 रुपये है। तो जी जी थोड़ा मोटा उपन्यास है। और जी जी और इधर जैसा कि मैंने इस कीमत को लेकर प्रकाशक से मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा कि आपने बहुत कीमत कुछ ज्यादा ही लग रही है, तो उन्होंने कहा कि इधर मुद्रण की और कागज के दामों में इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है कि हम लोग खुद बहुत मजबूर हो गए हैं। तो ये एक अलग तरह का मामला है। और मैं समझता हूँ कि अब इसमें हम लोग लेखक या प्रकाशक कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत चीज हम लोगों के हाथ में है नहीं। इन तमाम ये जो प्रकाशन या इस तरह की जो व्यवसाय है, जो कुछ भी है, तो ये या बहुत सी नीतियां हैं सरकार की जो साहित्य को या मुद्रण सामग्री को कहीं ना कहीं से मुझे लगता है अवरोध पैदा हो रहा है कि ये बहुत कुछ सस्ता ना हो पाए, ये एक महंगा ये भी बन जाए। तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा लोगों को। जी शुक्रिया संतोष दीक्षित जी, आप जी यहाँ जी, उपस्थित हुए और इस शीघ्र और प्रकाशित सभी लोगों को उपन्यास पर, इस हालिया प्रकाशित उपन्यास पर आपने बात की। इसके कुछ अंशों को हमारे साथ, हमारे मित्रों के साथ साझा किया। अच्छा लगा। तमाम देखने वालों का आभार मुझे कि हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया आप कि आप आपने दे समय रहे, दिया। आपके प्रति भी बहुत और मित्रों, आज की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। शुभ रात्रि, नमस्कार।